अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज मैं एक ऐसे मौजू पर आपसे बात करने जा रहा हूं कि जो ना सिर्फ आम लोगों के इल्म में भी होना चाहिए, बल्कि ख़ास तौर पर जो कानून के तालिब इल्म हैं उनके इल्म में भी ये बातें होनी चाहिए। मैं बात करने चाह रहा हूँ कब्र कुशाई की या एक्सहुमेशन की। जो लोग कानून के तालिब इल्म नहीं हैं या कानून के पेशे से वाबस्ता नहीं हैं, उन्होंने अखबारात में पढ़ा होगा, देखा भी होगा टीवी पर और बाकी जगह पर जहाँ जहाँ ख़बरें मौसूल होती रहती हैं सोशल मीडिया पर कि फ़लाँ की कब्र कुशाई हो रही है, फ़लाँ कत्ल हो गया, उसकी कब्र कुशाई हो रही है। तो ये कब्र कुशाई क्या होती है, कैसे की जाती है और कौन इसे करा सकता है, इस पर मैं आज के व्लॉग में आपसे बात करने जा रहा हूँ। कब्र कुशाई वहाँ की जाती है कि जहाँ एक बार किसी मुर्दा शख्स को कब्र में दफन कर दिया गया हो और फिर किसी वजह से या बहुत सारी वजूहात के सबब उसकी मौत की वजह या मौत का सबब जानने के लिए ज़रूरी हो जाए कि उसकी कब्र को खोला जाए, उसकी लाश को या उसकी लाश के जो रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, उनको बाहर निकाल कर डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट हों वो उसका मुशाहदा करें और उसके स्पेसिमन लें, देखें। जैसे कि पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन किया जाता है कि यानी मुआयना बादस मर्ग वो किया जाता है, तो उस तरीके से वो उसकी मौत की या हलाकत की वजह जानने की कोशिश करें कि जिस पर पहले उसकी तदफीन के वक्त पर्दा डाल दिया गया था। होता ये है कि हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहे कि जहाँ पर अपने घर वाले अपनी बेटियों को कत्ल करके और उनकी मौत का कोई ना कोई जवाज़ डिस्क्लोज़ करके उनको दफन कर देते हैं। क्योंकि इसमें जिस शख्स ने या जिन लोगों ने उस कत्ल का मुस्तगीस या मुद्दई बनना था, वही लोग ही कत्ल के मुलजिम या मुजरिम होते हैं। तो वो अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए कि जहाँ उनके बकौल इज़्ज़त या गैरत का मामला हो, तो वो अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को इस तरीके से दफन कर देते हैं। और फिर अगर कोई इसकी रिपोर्ट करता है कि ये कत्ल हुआ है, तो उसकी कब्र कुशाई की जा सकती है। कब्र कुशाई वहाँ भी की जाती है कि जहाँ पर पहले जो पोस्टमार्टम किया गया हो उस पर एतराज़ात हुए हों, और जो पहले पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन की जो रिपोर्ट डॉक्टर्स ने मुरतब की है उस पर यह साबित हो जाए कि इसमें गलत तौर पर तरफदारी की गई है या मौत की असल वजूहात को छुपाने की कोशिश की गई है, तो फिर भी ये जो एक्सहुमेशन है या कब्र कुशाई है ये ज़रूरी हो जाती है। अब कब्र कुशाई कौन कराता है? कब्र कुशाई के लिए कोई शख्स भी दरख्वास्त दे सकता है। अब दरख्वास्त किसे देनी पड़ेगी? अगर FIR हो चुकी है तो जिस थाने में FIR हुई है उस थाने के इलाका मजिस्ट्रेट को, और अगर FIR नहीं हुई, कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और कत्ल की वजूहात को छुपा दिया गया था और उसे आम मौत डिक्लेयर करके उस मकतूल को दफन कर दिया गया था, तो जिस इलाके में, जिस थाने के इलाके में उसकी कब्र वाक़ है, उस थाने के इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू ये दरख्वास्त दी जा सकती है। एक सूरत ऐसी भी होती है कि मौत वाक़ हुई है किसी और जगह लेकिन तदफीन हुई है किसी और जगह, यानी आप ये समझ लें कि उसकी जो मौत हुई है किसी शख्स की वो फैसलाबाद में हुई है और उसको दफन किया गया है खानेवाल में। तो ऐसी सूरत में ये होगा कि FIR अगर हो चुकी है तो ये होगा कि उसकी दरख्वास्त दी जाएगी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे फैसलाबाद के, कि जहां उसके कत्ल की FIR दर्ज हुई, वो वहां के इलाका मजिस्ट्रेट को कहेंगे कि जिस इलाके में उसका FIR दर्ज हुई तो वहां से एक रिपोर्ट जाएगी सेशन जज खानेवाल के नाम के, जहां पर वो उसकी कब्र वाक़ है, तो वो उसे मार्क करेंगे फिर उस इलाके के इलाका मजिस्ट्रेट को, ताकि वो उस पर मज़ीद कार्रवाई कर सकें।
अब इसमें जो शख्स ये दरख्वास्त दे रहा है मजिस्ट्रेट साहब को कि उसे मालूम हुआ है कि ये जो मौत हुई है फ़लाँ शख्स की ये इत्तफाकी नहीं है बल्कि ये कत्ल अमद है या कत्ल किया गया है किसी को जानबूझकर, तो वो कोई शख्स भी दरख्वास्त दे सकता है, उसके साथ कोई सबूत लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब अगर ये देखें कि उनके पास काफ़ी वजूहात हैं एक्सहुमेशन की, तो वो कब्र कुशाई का ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कि हाँ इस दरख्वास्त पर सुनवाई ना हो रही हो और ये समझा जा रहा हो कि दरख्वास्त के जो वजूहात हैं वो काफ़ी हैं कब्र कुशाई के लिए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट तक भी ये दरख्वास्त दी जा सकती है और वहाँ पर वो चाहे जिस मजिस्ट्रेट को भी ऑर्डर करें कि ये आप कब्र कुशाई करवाएं, तो फिर वही मजिस्ट्रेट साहब कब्र कुशाई करा के वो रिपोर्ट करेंगे। अब जब कब्र कुशाई का ऑर्डर किया जाता है तो उसके लिए लाजिम है कि जल्द अज जल्द दरख्वास्त दिए जाने के बाद इस किस्म की दरख्वास्त का फ़ैसला किया जाए, और अगर यह हुक्म सादर कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट से, तो उसके बाद कुछ लेटर्स हुक्मनामे जारी किए जाते हैं। उसमें एक ख़त जाता है, एक हुक्म जाता है इलाके के SHO के पास। उसको कहा जाता है कि वो तमाम इंतज़ाम व इंसराम करे कब्र की निशानदही के सिलसिले में, और उस पर पहरा लगाया जाए उसकी कब्र कुशाई होने से पहले, ताकि कब्र कुशाई होने से पहले कुछ लोग इस जुर्म में मुलव्वस हैं वो उसकी कब्र से लाश को निकाल न ले जाएं, या वहाँ कोई और लाश ना डाल दी जाए, या कोई ऐसी उसमें केमिकल डाल दिया जाए कि तमाम सबूत ही ख़त्म होकर रह जाएं। ये ज़िम्मेदारी होती है कि कब्र की निशानदही के गवाह इकट्ठे किए जाएं और उस कब्र पर पहरा लगाया जाए। एक लेटर जाता है हुक्मनामा मेडिकल सुपरडेंट जो उस इलाके के होते हैं हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, कि वो डॉक्टर्स की जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको मौके पर भेजें जो मुकर्ररा तारीख़ है और मुकर्ररा वक्त है, ताकि वो कब्र कुशाई करवा कर उसकी लाश का मुआयना करें या लाश की बाकियात का मुआयना करें और फिर अपनी रिपोर्ट दें। मजिस्ट्रेट साहब ये जो हुक्मनामा मेडिकल सुपरडेंट के पास भेजते हैं उसमें ये लिखना भी ज़रूरी होता है कि मौत की वजह के जो शुबात हैं वो क्या हैं, आया उसका कोई डाइसेक्शन करना है, कोई नमूने लेने हैं या सैंपल लेने हैं DNA के। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब इन्फॉर्म नहीं करते मेडिकल सुपरडेंट को कि वहाँ DNA का सैंपल लेना है या लाश का दूसरी तरह से मुआयना करना है, तो ऐसे लोग भेज दिए जाते हैं जिनको DNA करने में वो एक्सपर्ट नहीं होते। और फिर जब DNA का सैंपल लेना हो तो उसमें वाज़ेह किया जाता है कि ये जो मौत का शुबा बयान किया गया है वो कौन सा है और कौन कौन से जो DNA के सैंपल किस वास्ते लिए जाने मतलूब हैं, ये भी उसमें वाज़ेह किया जाता है। और इसी तरह का एक ख़त जाता है, हुक्मनामा जाता है उस इलाके की जो म्यूनसिपैलिटी होती है, कोई यूनियन कौंसिल होती है, उसके चेयरमैन या नाज़िम के नाम या एडमिनिस्ट्रेटर के नाम जाता है कि वो वहाँ पर सफाई सुथराई के इलाके में वहाँ वो बंदोबस्त करे, वहाँ कुछ अमला लगाएं जो उनके पास अमला होता है सफाई सुथराई का, खाकरोब या दूसरे लोग जो वहाँ पर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होते हुए, पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन होते हुए वहाँ पर हेल्प कर सकें और उस जगह को ठीक रख सकें। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब भी मौके पर जाते हैं, वो कब्र की निशानदही जो उनके सामने की जाती है उस निशानदही करने वालों के बयानात लिखते हैं और उनके सिग्नेचर और अंगूठे लगवाए जाते हैं। जो डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं उनके बयान लिखे जाते हैं, उनके अंगूठे लगवाए जाते हैं, उनकी हाज़िरी लगाई जाती है कि फ़लाँ फ़लाँ डॉक्टर मौजूद थे। फिर जो तमाम कार्रवाई होती है कब्र कुशाई की, कब्र खोलने की और वहाँ से बाकियात निकालने की, लाश निकालने की और दोबारा से तदफीन करने की, ये तमाम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब ख़ुद कलमबंद करते हैं और उसको इंडोर्स करते हैं कि जिनकी मौजूदगी में वो लिखी गई उनके दस्तखत या निशान अंगूठा वो भी लगवाए जाते हैं। अब कब्र कुशाई के से पहले जब कब्र की निशानदही की जाती है तो उस इलाके में जिसने मकतूल का
या वो जो मुतवफ़ी है जिसने जनाजा पढ़ा मौलवी साहब ने, उसका बयान होता है, गोरकन के बयानात वगैरह होते हैं, ये सारे बयान रेलिवेंट कंसीडर किए जाते हैं। और उसके बाद जब दोबारा से तदफीन कर दी जाती है तो फिर उस रिपोर्ट को मुकम्मल करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब अपने इलाके के, अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को सरबमोहर लिफाफे में भिजवा देते हैं, जो फिर ट्रायल कोर्ट के पास जाता है कि जहां उस मुकदमे की ट्रायल होनी है। अब इस पर ये एक बात बड़ी अहम है कि जब ट्रायल कोर्ट में वो कब्र कुशाई की रिपोर्ट शामिल की जाती है तो उसके बाद वो मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने कब्र कुशाई की निगरानी की होती है, ऑर्डर किया होता है, तो वो बतौर गवाह वहाँ पेश होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं सरगोदा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर तैनात था तो मेरे पास इसी तरह का एक ब्लाइंड मर्डर था कि जिसमें ये वजूहात नहीं मालूम हो रही थी कि मकतूल को कत्ल किया गया है या वो मुतवफ़ी है और उसकी जो मर्ग है वो इत्तफाकी है। और जब कब्र कुशाई की गई थी तो उसकी कब्र से सिर्फ उसके बाल मिले थे, बाकी तमाम जिस्म उसका वो ख़त्म हो चुका था। तो बालों में संख्या जो जहर था उसकी मिकदार मामूल से ज़्यादा पाई गई थी। और मुझे याद है कि जब मैं उस केस की ट्रायल कर रहा था तो वहाँ पर जिन मजिस्ट्रेट साहब ने, मुझे याद है उनका नाम भी गयास चीमा साहब थे, उन्हें कैंसर हो गया था और उन्होंने अपनी मौत से चंद दिन पहले, कि जब वो इतने कमज़ोर थे कि वो कोर्ट में नहीं आ सकते थे, लेकिन वो कोर्ट में आए और उन्होंने अपना बयान कलमबंद कराया। और जो उनकी मुरतब करदा रिपोर्ट थी, मैंने उससे बेहतर कब्र कुशाई की रिपोर्ट बाद में अपनी अदालती ज़िंदगी में नहीं देखी, कि जिसमें तमाम तफसील से, चूँकि इस पर जब जिरा की जाती है मजिस्ट्रेट साहब पर, तो जो डिफेंस होता है, यानी कि जो मुल्ज़िम होते हैं उनकी तरफ से जो वकील साहब होते हैं, वो तमाम के तमाम जिरा करते हैं कब्र की शनाख्त पर। वो डाउट क्रिएट करते हैं कि जिस कब्र से ये नमूने लिए गए या जिस लाश का दोबारा से मुआयना किया गया, ये तो उस आदमी की लाश ही नहीं थी, ये उस आदमी की कब्र ही नहीं थी। तो जो मजिस्ट्रेट साहब इन बातों का ख़ास तौर पर कब्र की निशानदही का ख्याल रखते हैं, उस पर बयानात लिखते हैं और वो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में डावाडोल नहीं होते, तो फिर ये जो एविडेंस है करबोरेटिव नौइयत की, तो ये फिर एक अच्छी एविडेंस इस किस्म की बन जाती है कि जिस पर अदालत गौर कर सकती है मस्बत तरीके से। कर लीजिए, आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी? इस पर आपने कोई कमेंट्स करने हों, कुछ मज़ीद सवालात करने हों तो बिला झिझक अपने कमेंट्स कीजिएगा। और इस चैनल को टुडे विद हफीज़ खान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, कि जो इल्म है वो बढ़ाने से, फैलाने से बढ़ता है। और इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।